अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कैप्रॉन्स के बारे में। स्पेसिफिकली एज़ वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम लोग प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं उसको डिस्कस कर रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और आज हम लोग कैप्रॉन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने प्रोटीन फोल्डिंग को डिस्कस किया था और फिर मैंने उसमें एक हिंट दी थी कि कैप्रॉन्स इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपको प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। सो अब आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट बेसिकली कैप्रॉन्स आर और आपके लिविंग सिस्टम में कौन से कॉमन सिस्टम्स हैं, यानी कौन से कैप्रॉन्स के कॉमन सिस्टम्स हैं। उसके बाद हम लोग उनके कुछ कॉमन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो कैप्रॉन्स आपकी प्रोटीन्स को फोल्ड करने में उनको मदद करते हैं। ओके, सो बेसिकली लेट अस इंट्रोड्यूस के व्हाट कैप्रॉन्स आर। सो बेसिकली दे आर एट फर्स्ट दे आर ऑक्सिलरी प्रोटीन्स। ऑक्सिलरी प्रोटीन्स, आपने अक्सर ऑक्सिलरी वर्ब का नाम सुना होगा ना। सो दिस ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग, मींस दैट द कैप्रॉन्स आर ऑक्सिलरी प्रोटीन। और ये किस चीज में हेल्प करते हैं? एग्जैक्टली प्रोटीन की फोल्डिंग में। प्रोटीन फोल्डिंग। नाउ व्हाट प्रोटीन फोल्डिंग इज, लेट मी अगेन जस्ट डिफाइन कि वो होता क्या है। तो बेसिकली एज वी नो कि आपके पास जो प्रोटीन होता है इट्स अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर, पॉलीमर ऑफ मोनोमर विच इज अमाइनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। मतलब इस तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ते हैं, मीन्स के इट्स गोइंग ऑन, राइट। अच्छा, सो इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जिसको आप लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, इससे उस अमाइनो एसिड को उसकी नेटिव कन्फर्मेशन में लेके आने के प्रोसेस को आप लोग एग्जैक्टली प्रोटीन की फोल्डिंग कहते हैं, नेटिव कन्फर्मेशन। अब नेटिव कन्फर्मेशन क्या होती है? आई होप सो कि आप मेरी पूरी सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं ताकि आपको इस पूरे लेक्चर की अच्छी सी ग्राफ्स हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डिटेल की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने एक सेपरेट वीडियो में मतलब एक पहले से कर रखी है। तो अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आई थिंक सो कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको री एक्सप्लेन करूँ शॉर्ट टर्म्स में। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी प्रोटीन मतलब कि कोई भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अपनी बहुत सारी कन्फर्मेशंस कर सकता है, मतलब वो बहुत सारी कन्फर्मेशन में आ सकता है ना। कन्फर्मेशन क्या है? कन्फर्मेशन ये कि ये पॉलीपेप्टाइड का जो सीक्वेंस है ये 3 डायमेंशन में किस पोजीशन में, किस ओरिएंटेशन में रहता है। ये अमाइनो एसिड यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, ये रोटेट किस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, ठीक है। तो तमाम किस्म की वो जो आप कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं 3 डायमेंशनल किसी भी प्रोटीन के, उसको आप लोग कन्फर्मेशन कहते हैं। और नेटिव कन्फर्मेशन कौन सी? कि वो ओरिएंटेशन जिस किसी भी प्रोटीन की जिसमें वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो, क्या हो? बायोलॉजिकली एक्टिव, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करे जिस कन्फर्मेशन में, उसको आप लोग नेटिव कन्फर्मेशन कहते हैं। अब ये जो आपके पास ऑक्सिलरी प्रोटीन होते हैं ये इस प्रोटीन की फोल्डिंग को, मतलब प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर से उसको नेटिव कन्फर्मेशन में पहुंचाने तक के अमल में उनको हेल्प आउट करते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग इनको ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग प्रोटीन कहते हैं, विच एक्चुअली हेल्प द प्रोटीन टू फोल्ड फ्रॉम इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर टुवर्ड्स इट्स नेटिव कन्फर्मेशन। अच्छा, अगर वर्बली आसान लफ्जों में कहेंगे किस तरह से हेल्प करते हैं, तो देखें आपको पता है ना कि एक जो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है वो अपने आप को बहुत सारी कन्फर्मेशन में ढाल सकता है। और फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर से लेकर उसके नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचने में उसको बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब वो इन कैपरॉन्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये जो कैपरॉन्स हैं ये कुछ इस तरह का थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल पाथवे उसको प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दे प्रोवाइड थर्मो डायनेमिकली, इट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड, डायनेमिकली फेवरेबल पाथवे। इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी तरीके से अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंच जाए। ये इन ऑक्सिलरी प्रोटीन्स या फिर आप इनको कैपरॉन जिस तरह से हम कहते हैं वो उनका बेसिक काम है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन फोल्डिंग, ये जो आपके पास कैपरॉन्स हैं ये आपके मिस फोल्डेड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मिस फोल्डेड प्रोटीन्स, मिस फोल्डेड प्रोटीन। अब प्रोटीन की मिसफोल्डिंग क्या होती है? अच्छा, हम इनको हीट शॉक प्रोटीन भी कहते हैं ना। देखें कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके पास कंडीशंस हैं, ये जो आपके पास एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट वो आपके पास हमेशा से एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा से फ्लक्स में रहता है। आई शुड से चेंज। ये जो आपके पास ट्रायंगल का सिंबल है इसको लोग चेंज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आपके पास एनवायरनमेंट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल एक प्लांट था, ठीक है, और प्लांट में मतलब कि एक पौधे के इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। तो उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से उसके कुछ जो आपके पास प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स वो हो गए डीनेचर, डीनेचर। और जब वो डीनेचर हो गए, इन शॉर्ट वो मिसफोल्ड हो गए, मिस फोल्ड। तो वो जो आपके पास
प्लांट होगा वो बहुत ज़्यादा तादाद में कैपरॉन्स प्रोड्यूस करने लगेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा कैपरॉन्स की प्रोडक्शन को अल्ट्रा फास्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि जो आपके पास कैपरॉन्स होंगे ये जाकर जितने भी ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो कि मिसफोल्डेड होंगे उनको ये डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद अगर उनकी रीनेचुरेशन पॉसिबल हो, इफ रीनेचुरेशन इज पॉसिबल, तो वो उनको अगेन से उनकी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचा देगा। और अगर नेटिव कन्फर्मेशन पॉसिबल ना हो तो जो आपके पास वो कैपरॉन होगा वो उस प्रोटीन को टैग कर देगा। टैग करके उसको एक डिस्पोजेबल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ERADS। नाउ ERADS एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है विच इज अ डिग्रेडेशन सिस्टम। ERADS की फुल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन सिस्टम। सो ये इसकी फुल फॉर्म है। आई होप सो कि मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप सो कि आपको उसकी स्पेलिंग तो आनी ही चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, A स्टैंड्स फॉर एसोसिएटेड डिग्रेडेशन सिस्टम। डिग्रेडेशन सिस्टम, ये इन शॉर्ट ये कि उसको वो सिंपल अमाइनो एसिड्स में तोड़ देता है, मतलब उस पूरे प्रोटीन को सिंपल, ये सिस्टम जो है ये उस अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। ये एक अलग सिस्टम है, लेकिन हमें इस वक्त कैपरॉन्स पे फोकस करना है। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि जो आपको कैपरॉन्स हैं ये मोस्टली आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि बिकॉज आपको पता है कि जब आपके पास प्रोटीन बन के आता है तो मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग होती है, अगर वैसे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो आपके पास प्रोटीन की फोल्डिंग है वो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इट इज अ को ट्रांसलेशनल प्रोसेस। मतलब कि जिस तरह से प्रोटीन बन रहा होता है, अब प्रोटीन का बनना खत्म नहीं होता कि जो प्रोटीन की फोल्डिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कुछ फोल्डिंग ऐसी होती है जो कि कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, बिकॉज उसके अंदर आपके पास कैपरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि व्हाट कैपरॉन्स आर, वो क्या करते हैं, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, और वो किस तरह से एक प्रोटीन को उसकी नेटिव कन्फर्मेशन में पहुंचने में मदद करते हैं। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कैपरॉन्स का जो मेन फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि दे प्रोवाइड अ थर्मोडायनामिकली स्टेबल पाथवे। स्टेबल कह लें या फेवरेबल कह लें, एक ही बात है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये किसी भी प्रोटीन को थर्मोडायनामिकली फेवरेबल पाथवे प्रोवाइड करता है, जिससे वो प्रोटीन अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपनी नेटिव कन्फर्मेशन तो आराम से पहुंचता है। अच्छा, वन थिंग मोर, कैपरॉन्स को हम लोग हीट शॉक प्रोटीन भी कहते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर पीछे डिस्कस किया था ना कि आपको एक प्लांट की एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब कि इंक्रीज हो जाता है, तो उस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन जो है वो डीनेचर होते हैं। तो उस कंडीशन में जो प्लांट है वो हायर अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेगा, कैपरॉन्स। तो दैट्स वाई, बिकॉज कि ये आपको हीट से, मतलब कि आपके प्रोटीन को ये हीट डीनेचुरेशन से बचाते हैं। दैट्स वाई वी आल्सो कॉल्ड देम हीट शॉक प्रोटीन, अ प्रोटीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम व्हिच बिकम्स हीट अप। ठीक है, तो आपके पास जो कैपरॉन्स हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं, और अगर रीनेचुरेशन जो है, मतलब कि अगेन उस डीनेचर स्टेट से उनकी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचना पॉसिबल हो, तो वो आपके पास जो कैपरॉन्स है वो कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं हो तो उनको टैग करते हैं। ठीक है, और ERADS के प्रोसेस के थ्रू दे एक्चुअली रिमूव दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। टैगिंग किस तरह से होती है? असल में वो जो आपको कैपरॉन्स होते हैं वो एक खास किस्म का प्रोटीन जिसको हम लोग यूबीक्वाइटिन कहते हैं। लेट मी इरेज अ लिटिल बिट, ठीक है, ताकि मैं इसको यहाँ पर लिख सकूँ। यूबीक्वाइटिन्स, इट्स रेयर। आई होप सो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यूबीक्वाइटिन, ये वो प्रोटीन होता है जिससे इस एक अनरीनेचरेबल प्रोटीन को टैग किया जाता है वाया दिस कैपरॉन्स। तो ये था आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपरॉन्स। अब आइए डिस्कस करते हैं कुछ टाइप्स के ऊपर कि कौन कौन से कैपरॉन्स लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग फिर उनमें से एक दो की जो आपके पास उसका जो मैकेनिज्म है कि किस मैकेनिज्म के जरिए से वो एक प्रोटीन को उसकी नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचने में हेल्प आउट करते हैं, तो आइए अब उसको डिस्कस करते हैं। सो अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपरॉन्स इन लिविंग सिस्टम। Types of कैपरॉन सिस्टम should I have to write। ठीक है, मतलब कि लिविंग सिस्टम में आपके पास कौन कौन से कैपरॉन सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है,
अच्छा, सो एज फार एज कैपरॉन सिस्टम इज कंसर्न तो बहुत सारे हैं जनाब, बहुत सारे हैं, इतने हैं कि अब तक वो पूरे डिस्कवर भी नहीं हुए हैं। इट्स गोइंग ऑन द रिसर्च, ठीक है। लेकिन हम उनमें से कुछ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उनमें से 2 ऐसे होंगे जिनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, आई होप सो कि आपने इनका नाम भी सुन रखा होगा शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द HSP-70 सिस्टम, HSP-70 सिस्टम, राइट। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये HSP-70 सिस्टम है क्या। नाउ HSP-70, अच्छा, द वर्ड HSP and 70 ये असल में इस सिस्टम को इसलिए दिया गया बिकॉज ये सिस्टम कुछ इस तरह के प्रोटीन्स पे कंसिस्ट करता है जिनको हम लोग HSP-70 कहते हैं। असल में इस सिस्टम में, मतलब कि इस कैपरॉनियन सिस्टम में, मतलब कि इस कैपरॉन सिस्टम में आपके पास 3 किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव HSP-70, जिसकी वजह से इसको HSP-70 सिस्टम कहते हैं। उसके बाद यू हैव HSP-40, राइट। उसके बाद यू हैव NEF। अच्छा, नाउ दिस HSP मीन्स हीट शॉक प्रोटीन, हीट शॉक प्रोटीन। एंड 70 जो है वो है 70 किलो डाल्टन, ये इसका रिलेटिव मोलिकुलर वेट है, ठीक है। एंड सेम इज द केस गोस फॉर HSP-40, 40 is the relative molecular weight and HSP means heat shock protein. Now this NEF means nucleotide exchange factor, nucleotide exchange factor, exchange factor। अच्छा, ये इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी है। ये उन सिस्टम में से एक है इस वीडियो का जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, डिटेल, ठीक है। सो इसके प्रोटीन्स की जो कन्फर्मेशन होती है उसको हम लोग थोड़ा सा लेटर ऑन देखते हैं, फिर हम लोग कुछ जो मजीद दूसरे किस्म के आपके पास कैपरॉन सिस्टम है उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया कि ये तो HSP-70 सिस्टम है ना, ये आपके पास यूकैरियोट्स में भी होता है और ये आपके पास प्रोकैरियोट्स में भी होता है, राइट। अच्छा, लेकिन ये जो आपके पास HSP-70, HSP-40 और ये NEF है, ये आपके पास टिपिकली आपके पास यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन पाए जाते हैं। असल में जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ऐसे ही प्रोटीन्स होते हैं लेकिन उनका नाम थोड़े से दूसरे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम आल्सो। ये जो हैं सारे, ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर HSP-70 की जगह होता है DNA के, HSP-40 की जगह होता है DNA J, ठीक है। और NEF यानी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की जगह होता है आपके पास GRPE। अच्छा, DNA जगह मतलब है, असल में ये जो आपके पास 2 प्रोटीन है, जब इनको फर्स्ट डिस्कवर किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं ये असल में इन्वॉल्व होते हैं वायरल रेप्लिकेशन में। दे आर एक्चुअली रेगुलेटरी प्रोटीन्स, यानी जब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कवर किया गया तो ये एज्यूम कर लिया गया कि ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ DNA, ऑफ वायरल DNA रेप्लिकेशन, दैट्स वाई इनके नाम के साथ आप लोग DNA कहते हैं। लेकिन ये असल में एक मिसनोमर है बिकॉज लेटर ऑन जब रिसर्च की गई अच्छी तरह से तो उनको ये पता लगा कि दे आर एक्चुअली नॉट इन्वॉल्व इन वायरल DNA रेप्लिकेशन, बट ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कैपरॉन सिस्टम में। अच्छा, इनका जो फंक्शन है और इनकी जो कन्फर्मेशन है बिल्कुल सेम है, बस नाम का डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में आपके पास DNA के DNA और GRP होता है और U में आपके पास ये होता है। GRP मीन्स ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन, ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन, अ प्रोटीन विच इज रेगुलेटेड बाय एग्जैक्टली ग्लूकोज। यानी कि इसका जो आपके पास रेगुलेटर है इस प्रोटीन का, उसको आप लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको GRP कहते हैं, यानी ग्लूकोज रेगुलेटरी प्रोटीन। इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। ये भी आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको एक्सचेंज करता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? मीन्स दैट कि फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास ATP, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पर एक प्रोटीन है और इसके साथ लगा हुआ है ATP, ठीक है। और जब ये ATP अपने आप को ADP में कन्वर्ट करेगा, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये जो आपके पास GRP और NEF होगा, ये आकर इस ADP को रिमूव कर देंगे, मतलब इसको वहां से हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एग्जैक्टली ATP। बिकॉज असल में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड, या मतलब ये आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड है, DNA के साथ इसका लिंक है, मतलब ये DNA का बायोमोलिक्यूल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से जो आपके पास ये जो NEF है और GRP ये एज अ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के तौर पे काम करते हैं।
नाम का डिफरेंस है, बाकी सबका फंक्शन सेम है। अब आइए एक नेक्स्ट कैपरॉन सिस्टम पे आप लोग डिस्कस करते हैं। उसका नाम है आपके पास कैपरोनिन सिस्टम। कैपरोनिन सिस्टम, कैपरोनिन सिस्टम, राइट। अच्छा, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो कैपरोनिन सिस्टम इज कंसिस्टेड ऑफ ओनली टू प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव HSP60, HSP60, ठीक है, एंड देन वी हैव HSP10। अच्छा, ये आपके पास किस में है? ये आपके पास है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स, ठीक है। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो HSP60 की जगह आपके पास होता है, HSP60 की जगह आपके पास होता है GRO-EL। असल में इसको GRO-EL इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये पहली मरतबा डिस्कवर हुआ था तो ऐसे अज्यूम कर लिया गया कि जो GRO-EL है ये इन्वॉल्व है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि उसको ग्रो करने में मदद देता है। लेकिन लेटर ऑन जाके ये पता लगा कि ये कैपरॉन सिस्टम का पार्ट है, विच इज द कैपरोनिन सिस्टम। अच्छा, ये जो HSP10 है, HSP10, it is actually substituted by in prokaryotes by GRO-ES। सेम, इसको ग्रो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। लेकिन ये असल में एक मिसनॉमर है बिकॉज लेटर ऑन जाके पता लगा कि असल में तो ये कैपरॉन सिस्टम का पार्ट है। ये दूसरा आपके पास कैपरॉन सिस्टम है। अच्छा, इसको भी हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। दीज आर द टू सिस्टम जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अगर हम लोग मजीद सिस्टम पे बात करें तो हमारे पास फिर आता है HSP90 सिस्टम, HSP90 सिस्टम। ये असल में इस तरह का आपके पास कैपरॉन सिस्टम है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है फोल्डिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, फोल्डिंग ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब रेगुलेटरी प्रोटीन्स क्या होते हैं? आपको पता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एंजाइम को कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स जो कि उसके डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करें या देखें। जब कभी वो फंक्शन सही ना हो तो उसको एक खास किस्म का जो रिएक्शन है वो उस फंक्शन के ठीक ना होने की वजह से हो जाए। इन शॉर्ट ये कि एक एंजाइम के किसी भी प्रोटीन के फंक्शंस को रेगुलेट करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको आप लोग रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो HSP90 सिस्टम है ये आपके उन्हीं प्रोटीन्स की रेगुलेशन को, यानी उन्हीं रेगुलेटरी प्रोटीन की फोल्डिंग को देखता है, यानी कि उनको फोल्ड करने में उनको मदद देता है, उनको नेटिव कन्फर्मेशन तक पहुंचने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद है आपके पास न्यूक्लियोसमेंट्स, न्यूक्लियोसमेंट्स सिस्टम। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। ओके, एक चीज होती है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। आई होप सो कि आपको डीएनए की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो। आपको पता है कि डीएनए जब सुपर फोल्ड होता है, ठीक है, तो डीएनए प्लस 8 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन अपने ऊपर रैप अराउंड होते हैं और इस तरह के मोटे मोटे स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो रैपिंग है ये डीएनए की है। असल में जो आपके पास न्यूक्लियोसमेंट्स होते हैं ये असल में इस रैपिंग को, इस सुपर फोल्डिंग को, डीएनए की सुपर फोल्डिंग को रेगुलेट करते हैं और इसको फोल्ड होने में सही से हेल्प आउट करते हैं। ये दो एक बहुत ही रेयर हैं, लेकिन आपके पास लिविंग सिस्टम में ये दो जो आपके पास HSP70 हैं और ये जो आपके पास जो कैपरोनिन सिस्टम है ये बहुत आपको देखने को मिलते हैं। और बुक्स में भी अक्सर औकात और एग्जाम्स में भी यही दो आपके पास कैपरोनिन सिस्टम है जिनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो अब आइए इन दोनों को डिस्कस करते हैं इन डिटेल में कि असल में इनके जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी क्या कन्फर्मेशन होती है और इनका जो मैकेनिज्म है अपना फंक्शन परफॉर्म करने का वो किस तरह से होता है। आइए डिस्कस करते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं HSP70 सिस्टम को। और यहाँ पर मैंने उन तीनों प्रोटीन को लिख लिया जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आपके पास जो मेन है वो आपके पास यूकैरियोटिक है और ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में है ये उनके सब्स्टिट्यूट हैं इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सिस्टम। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये जो आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं इनकी जो कन्फर्मेशन है, कितने डोमेन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस HSP70 प्रोटीन के इन शॉर्ट डीएनए के ये असल में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जो कि आपके पास 3 डोमेन्स में कन्वर्ट होता है, मतलब कि इसके 3 डोमेन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन टर्मिनल डोमेन, एन टर्मिनल डोमेन, ठीक है, जिसको हम लोग ATP बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, ATP बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। देन वी हैव दिस मिडिल वन, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन कहते हैं,
प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन। इन शॉर्ट वो जो आपके पास HSP40 होगा, ठीक है, ये इन शॉर्ट इनसाइड द प्रोकैरियोट DNA होगा, प्लस जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन होगा जिसको हम लोग सेपरेट सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट, वो इस डोमेन के साथ आके बाउंड होगा। और इसके बाद आपके पास जो लास्ट वन है विच इज अ सी टर्मिनल डोमेन, सी टर्मिनल डोमेन जो कि एज अ लिड काम करेगा, एज अ लिड, मतलब कि उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को HSP70, HSP40 और अनफोल्डेड प्रोटीन का जब एट द एंड एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि उस अनफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड करेगा, उसका एज अ मतलब उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। इट्स अ सी टर्मिनल डोमेन और उसका फंक्शन क्या है, ये एज अ लिड काम करता है। अच्छा, सो ये आपके पास कुछ प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब हम लोग इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके मैकेनिज्म को हम लोग वाया पिक्चर डिस्कस करेंगे, मतलब कि एक पिक्चर है उसकी मदद से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास मैकेनिज्म है वहाँ पर हम लोग HSP70 की जगह DNA और DNA को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कि HSP70 सिस्टम, मतलब कि HSP70 प्रोटीन है, उसकी जगह पर आपके पास DNA होगा, HSP40 की जगह DNA होगा एंड NEF की जगह ग्रेप होगा, लेकिन फंक्शन एग्जैक्टली सेम है। मतलब अगर आप उस पिक्चर से यूकैरियोटिक समझना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये DNA की जगह HSP70 एंड सो फोर्थ वाइस वर्सा फॉर एवरी प्रोटीन। सो भाई डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आपके पास HSP70 है उसके साथ आके एज यू कैन सी कि आपके पास एक ATP अटैच होता है। उस ATP के अटैच होने की वजह से जो आपके पास HSP40 और जो आपके पास एक अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, वो आपके पास इस प्रोटीन के साथ आके अटैच हो रहे हैं। अच्छा, इस पिक्चर में आपको डोमेन्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन इट्स जस्ट अ पिक्चर, लेकिन आई होप सो कि आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है, आप लोग इसकी बाइंडिंग को देख सकते हैं। अच्छा, वैसे होता क्या ATP के बाइंडिंग से, असल में अगर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करें तो जब ATP बाउंड होता है आपके पास HSP40 एंड DNA के साथ यहाँ पर, तो जब DNA के साथ यहाँ पर ATP बाउंड हो रहा है तो ATP के बाउंड होने की वजह से इसकी जो एक लिड होती है विच इज द सी टर्मिनल लिड, वो ओपन हो जाती है और प्रोटीन ओपन कन्फर्मेशन में आता है। और जब प्रोटीन ओपन कन्फर्मेशन में आता है, ठीक है, तो उससे होता ये है कि जितने भी आपके पास HSP40 है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके पास DNA या इन शॉर्ट HSP40 को डिस्कस नहीं किया कि उसका फंक्शन क्या है। तो आपके पास जो DNA है ये ऐसा कोकैपरॉन है, मतलब कि ये जब आके आपके पास DNA के साथ अटैच होगा तो इसके अटैच होने की वजह से जो वो DNA के है उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर अनफोल्डेड प्रोटीन। मतलब जब ये अटैच होगा तो DNA के अपने अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ अच्छे से अटैच हो पाएगा। और प्लस ये एज अ ATPase काम करता है, मतलब कि ये जो DNA है कि ATP को ADP में कन्वर्ट करता है। एंड एज यू नो कि जो आपके पास सेकंड पिक्चर है उसमें आपके पास ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, यानी कि DNA इज एक्टिंग एज ATP और उस ATP को ADP में कन्वर्ट करता है और उससे जो एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब कि उससे जो एनर्जी जो है वो इंड्यूस होती है, मतलब जो निकलती है उससे जो आपके पास सी टर्मिनल होता है DNA के का वो क्लोज होता है। और इन शॉर्ट ये कि जो वो आपके पास वो जो प्रोटीन है, जो अनफोल्डेड प्रोटीन है, वो फोल्ड हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ग्रैप है, ठीक है, इन यूकैरियोट जो आपके पास NEF है वो आता है और ADP की जगह पे ATP को लगा देता है, मतलब ये एक्सचेंज कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स को। बिकॉज ये जो ADP था ये इनिशियली क्या था, ATP, लेकिन जो आपके पास DNA था उसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ADP में, जिससे आपके पास एनर्जी इंड्यूस हुई। और जब ये आपके पास ग्रैप आएगा, उस ग्रैप ने क्या करना है एग्जैक्टली, ADP की जगह पर इसने ATP लगाना। और जब ATP आके अटैच हुआ वापस DNA के साथ, तो अगेन वो साइकिल अगेन से स्टार्ट हो गई, मतलब कि अगेन से उस ATP के अटैच होने की वजह से वो प्रोटीन ओपन कन्फर्मेशन में आ गया और जो आपके पास DNA था और जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन वो फोल्ड होकर उस सिस्टम से बाहर निकल गया। तो एक साइकिल इस तरह से चलती रहती है और ये इस मैकेनिज्म के जरिए से ये जो आपके पास HSP70 सिस्टम है ये उस प्रोटीन को फोल्ड करता है। अब आइए बात करते हैं कैपरोनिन सिस्टम के बारे में। तो आइए बात करते हैं कैपरोनिन सिस्टम के बारे में। असल में एज वी नो कि जो आपके पास कैपरोनिन सिस्टम है बोथ इनसाइड द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इट कंसिस्टेड ऑन 2 प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूकैरियोट्स की बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास प्रोटीन आता है इट इज HSP60, ठीक है, और द अदर वन इज एग्जैक्टली HSP10। और इनसाइड प्रोकैरियोट्स ये असल में आपके पास होते हैं GRO-EL एंड GRO-ES, राइट। अच्छा, ये दो ही प्रोटीन हैं। असल में जो आपके पास HSP60 है वो एक हेप्टामेरिक प्रोटीन है, मतलब इसके 7 डोमेन होते हैं। हेप्टा मीन 7, हेप्टामेरिक मतलब इट्स अ 7 डोमेन प्रोटीन, 7 डोमेन। अच्छा, इट्स नॉट 70, इट्स 7। और ये भी एक हेप्टामेरिक प्रोटीन है, हेप्टामेरिक प्रोटीन। इन शॉर्ट इसके भी आपके पास कितने 7 डोमेन होते हैं,
डोमेन मीन्स दैट कि पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड जो है वो 7 छोटे छोटे ग्लोब्यूलर रीजन्स में इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मतलब कि छोटे छोटे ग्लोब्स। ये देख रहे हैं, ये एक ग्लोब है 1, इस तरह से 2, 1 2 1 सॉरी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड छोटे छोटे 7 डोमेन्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो डोमेन्स अपने आप के आपस में अटैच होकर अपने एक खास कन्फर्मेशन में आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि दिस प्रोटीन, इट मीन्स दैट इस तरह से ये एक हेप्टामेरिक प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, अगर फंक्शन की बात करें तो जो आपके पास HSP60 है, इट इज़ द मेन प्रोटीन। ये आपके पास प्रोटीन की फोल्डिंग करता है। एंड प्लस इसकी एक और एक्टिविटी है कि इट हैज़ द एबिलिटी ऑफ एटीपेज। मतलब कि एटीपी को ADP में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे आपको मिलती है बहुत सारी एनर्जी, और उस एनर्जी से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो काम करता है। अच्छा, आपको पता है ना कि आपने जिस तरह से पीछे भी देखा होगा कि जो आपके पास HSP70 सिस्टम है एंड आल्सो दिस कैपेरोनिन सिस्टम, बोथ आर टोटली डिपेंडिंग ऑन ATP। मतलब कि एक्सटर्नल एनर्जी के अलावा ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि दिस कैपेरोन सिस्टम इज डिपेंड ऑन ATP, और इन शॉर्ट एक्सटर्नल एनर्जी, राइट। इंटरनल में ये इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये आपके पास जो HSP10 और इन शॉर्ट GRO-ES है, ये आपके पास एज ए लिड काम करता है। मतलब कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स को GRO-EL और HSP60 प्लस जो अनफोल्डेड प्रोटीन होगा, जब वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको ये फोल्ड कर देता है। मतलब कि ये जो HSP10 और इन शॉर्ट GRO-ES है, ये ऊपर से आके एज ए लिड काम करते हैं। हम लोग आगे जाके जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि जब ये एज ए लिड काम करते क्लोज होने की वजह से, ठीक है, तो वो जो आपके पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स है वो क्लोज होता है, और जब वो क्लोज होता है तो आपके पास वो जो अनफोल्ड प्रोटीन है वो फोल्ड हो जाता है। तो अब आइए अब उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि किस मैकेनिज्म के जरिए से ये कैपेरोनिन सिस्टम उस प्रोटीन को अनफोल्डेड से नेगेटिव कन्फर्मेशन में लेके आता है। सो अब आइए बात करते हैं कैपेरोनिन सिस्टम के मैकेनिज्म के बारे में। सो असल में इस सिस्टम के, इस मैकेनिज्म के आपके पास 4 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल कर दें, मजीद इसमें जो है वो डेप्थ में जाकर मजीद इसको मैग्नीफाई कर दें, तो आपको बहुत सारे स्टेप्स मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 4 स्टेप्स इसको मुख्तर किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असल में तो जो आपके पास HSP60 है, उसकी जो कन्फर्मेशन है वो असल में इस तरह से है कि वो एक और HSP60 प्रोटीन के साथ अटैच होता है। मतलब कि 2 HSP60 यानी 2 हेप्टामेरिक प्रोटीन अपने साथ, मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और ये दोनों ऑपोजिट इन प्लेन्स हैं, ठीक है। और ये मतलब कि ये वन ऑफ द HSP60 है, और यहाँ पर ऑपोजिट प्लेन में एक दूसरा है। हम लोगों ने इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक को लिया ताकि हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जब ये एक्चुअल में लिविंग सिस्टम में सेलुलर एनवायरनमेंट जाकर अपना फंक्शन करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन इनका होता है। अच्छा, तो इनका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें होता ये है कि जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, वो आकर इस HSP60 के एपिकल रीजन पे आकर अटैच होता है, ठीक है। जब वो अटैच होगा उसके एपिकल रीजन के ऊपर, तो उससे होगा ये कि 7 ATP के मॉलिक्यूल आएंगे और इस HSP60 के साथ अटैच होंगे। जब 7 ATP आके अटैच हुए, उससे इस HSP60 में कन्फर्मेशन चेंज आएंगे। उस कन्फर्मेशनल चेंज से होगा ये कि जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन है वो इस प्रोटीन के यानी HSP60 के कोर में आ जाएगा, और जो आपके पास HSP10 है, ठीक है, ये इन शॉर्ट जो आपके पास GRO-ES है, वो आकर यहाँ पर अटैच होगा। आई होप सो कि आप HSP60 से GRO-EL और HSP10 से GRO-ES को समझ सकते होंगे। उसके बाद होगा ये कि जो आपके पास ATP है वो कन्वर्ट होगा इनटू ADP, बिकॉज ये जो आपके पास HSP60 इट कैन आल्सो एक्ट एज एक्जैक्टली ATPase, और आपके पास 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो जब ये ATP में कन्वर्ट हुआ तो आपको पता है कि उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी के रिलीज होने से तो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन है वो कंप्लीटली फोल्ड स्टेट में चले गए। और जब आपके पास ये जो ADP है ये रिमूव होगा, बिकॉज अब ये इसका फंक्शन नहीं रहा ना, तो अब ये जब रिमूव होगा, असल में इसके रिमूवल के लिए भी एक NEX है, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, लेकिन अभी सही से डिस्कवर नहीं हुआ कि वो कौन सा है। लेकिन एक फैक्टर आता है जो कि इस ADP को रिमूव कर देता है इस HSP60 से। तो जब ये ADP रिमूव होगा तो उसके रिमूव होने की वजह से जब 7 ADP रिमूव होंगे, अच्छा ये आपके पास 7 ADP क्यों है? बिकॉज इस प्रोटीन के 7 डोमेन्स है ना, बिकॉज इट्स अ हेप्टामेरिक, ठीक है। ये जब आपके पास 7 ADP से रिमूव होंगे तो 7 ADP के रिमूव होने की वजह से जो आपके पास HSP10 है, ये दिस वन, वो भी रिमूव होगा, 7 ADP भी रिमूव हो गए, और एक अनफोल्डेड प्रोटीन एक कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन में, किसमें? कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ, और ये पूरी साइकिल अगेन रीस्टार्ट हो जाएगी, और ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। आई अगेन सेड कि ये इस तरह का फाइनल स्टेप नहीं है, मतलब कि इट्स नॉट द 100% मैग्नीफाइड प्रोसेस कि ये इस तरह से होता है।
बिल्कुल बारीक बारीक स्टेप में जाएं तो इसके मतलब के 10 12 20 मतलब 100 स्टेप्स तक आप जनरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी जो मैग्निफिकेशन है वो किस लेवल तक की है। सो आई थिंक दैट्स इट विद आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इस लेवल तक इसको इतना अंडरस्टैंड करना काफ़ी है कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। लेकिन जो मेजोरिटी रोल है वो आपने याद रखना है कि HSP60 एक्ट्स एज एग्जैक्टली प्रोटीन फोल्डर, प्लस इट आल्सो एक्ट एज ATPase, और ATP का क्या रोल है, जब ये एनर्जी प्रोवाइड करता है तो ये एटम्स को अपने करीब लाता है, मतलब कि अनफोल्डेड प्रोटीन के एटम्स को, उनके ग्रुप्स को आपस में करीब लाता है, और वो नॉन कोवलेंट एंड कोवलेंट इंटरेक्शंस को जनरेट करता है, जैसे ये प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट से एक फोल्डेड स्टेट में कन्वर्ट होता है वाया दिस रिलायबल एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल पाथवे। सो दैट वाज इट विद द कैपेरॉन्स। आई होप सो कि आपको जो सिस्टम्स हैं ये सही से समझ आए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, गुड बाय।